जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बहुत अच्छे प्रश्नों पे चर्चा लगातार करते आ रहे हैं, लगातार करते भी रहेंगे क्योंकि हमें तब तक अधिकाधिक अभ्यास प्रश्न करने हैं जब तक हमारी भांति-भांति के प्रश्नों पे अलग-अलग दृष्टिकोण से आए हुए सभी प्रश्नों पे हमारी बहुत अच्छी समझ नहीं बन जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इस खंड में हम लोग कुछ श्रेष्ठ प्रश्नों के साथ आपके बीच में रहें और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चर्चा करें एक बार। तो एक बार आप देखेंगे पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा सही नहीं है? आप प्रश्न को सुनेंगे, चर्चा को सुनेंगे, विश्लेषण को सुनेंगे मेरे और उसके बाद हम जिस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे वो निष्कर्ष आपको याद रह जाएगा, आपकी समझ में बैठ जाएगा, आपको रटना ही नहीं है। पहला विकल्प है कौन-सा सही नहीं है और कौन-सा सही नहीं है का मतलब 3 सही हैं। देखेंगे शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं तो कौन सा सही नहीं है मतलब 3 सही है उसमें से पहला पहला ही सही है हमारा शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य वास्तव में दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। इस बात को मैंने कहा है कि अगर उद्देश्य ना हो, उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले होता है, उद्देश्य ना हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो बिना दिशा के, बिना डेस्टिनेशन की, बिना गंतव्य स्थान की एक समुद्र में या नदी में डाली गई ऐसी नाव है जिसको ये पता ही नहीं है कि उसको कहाँ तक जाना है। तो दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छा विकल्प है। उद्देश्य प्राप्त ऐसा नहीं केवल विद्यालयी कार्यक्रम से ही प्राप्त होंगे। उसके अलावा भी अन्य सारी गतिविधियाँ, अन्य सारे कार्य होते हैं, वो भी उद्देश्य प्राप्ति में सक्षम होते हैं। तो ये कथन भी सही है कि केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी कथन सही है। प्रश्न जो है कौन-सा सही नहीं है। प्राप्त उद्देश्य यानी कि प्राप्य उद्देश्य जिसे हम प्राप्य उद्देश्य बोलते हैं, तो छोटे वाले उद्देश्य बोलते हैं, संकीर्ण दायरे वाले शिक्षण उद्देश्य जिन्हें बोलते हैं। तो प्राप्त उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कुछ जो छोटे उद्देश्य होते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य जिन्हें हम बोलते हैं, शिक्षण उद्देश्य जिसे हम बोलते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जिसे हम बोलते हैं, प्राप्य उद्देश्य जिसे बोलते हैं, वो विद्यालयी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन सी में और बी में अंतर समझो। यहाँ पे जो बात की गई है उद्देश्य ये सामान्य मतलब जब ध्यान रखें जब केवल उद्देश्य शब्द आए, तो समझ लेना कि बात सामान्य उद्देश्य की है, उस दीर्घ अवधि में प्राप्त होने वाली बात उद्देश्य की है। और जब प्राप्त शब्द लिखा हुआ आ जाए या विशिष्ट शब्द लिखा हुआ आ जाए तो छोटा वाला उद्देश्य। और जो प्राप्त उद्देश्य होता है वो हमेशा विद्यालयी कार्यक्रम से ही प्राप्त होता है। एक कालांश में संक्षिप्त अवधि में प्राप्त होने वाला होता है। तीनों कथन सही हैं और उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं। गलत है, ये बात गलत है और यही कथन गलत है। समान नहीं होते हैं, उद्देश्य दीर्घगामी होते हैं और प्राप्त उद्देश्य अल्प अवधि में यानी कि एक कालांश में प्राप्त होने वाले संकीर्ण उद्देश्य। अच्छा प्रश्न है, आपको सारे कथनों पे विचार करना होता है और ये प्रश्न मैं पहले भी उद्देश्य वाले खंड में अलग रूप में अलग विकल्पों के साथ करा चुका हूँ, लेकिन एक ही प्रश्न अलग-अलग विकल्पों के साथ कैसे आता है ये आपको सीखना है। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, उसने एक उद्देश्य बनाया, इसकी प्रकृति आपको तय करनी है। सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यानी कि एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जा रही है कि वो एक विद्युत परिपथ का उपयोग करे और किसी युक्ति का निर्माण करे अपनी सोच से, अपनी क्षमता से एक नई किसी युक्ति का निर्माण करे। और ध्यान रखो जब किसी नई युक्ति का निर्माण किया जाता है, समझ, सर्जना, विश्लेषण, स्मरण तो कभी ज़िंदगी में ये हो नहीं सकता है, आप जानते हो। और इन तीनों में ये अवबोध है, स्मरण का मतलब ये हमारे ज्ञान के अंदर आएगा, ये समझ यानी कि अवबोध है, सर्जना आरसीईएम के वर्गीकरण में जो क्रिएशन की जो बात है, विश्लेषण एनालिसिस हम जानते ही हैं, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में है। ध्यान रखो ये सर्जना होती है, क्रिएशन होता है, जब भी आप कुछ नई युक्ति का निर्माण करते हो, नई युक्ति का, नई तरीके का, तो ये क्रिएशन के अंदर आता है, सृजना के अंदर आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये सृजना है। और आरसीईएम उद्देश्य में, ब्लूम के उद्देश्य में वर्गीकरण में सृजना नहीं है, आरसीईएम ने जो संशोधन किया वहां पे सृजना है। इस प्रश्न को देखो, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, लेकिन भाषा सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। कक्षा 6 के विद्यार्थी को ध्यान रखें, कक्षा 6 कक्षा को ऐसे प्रश्नों में विशेष ध्यान रखा करो क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर कक्षा के अनुसार बदलते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो।
क्या करते? चलिए प्रश्न है तो इसको भी थोड़ा सा सेट करो। अच्छा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है, यानी कि विद्यार्थियों को कहता है कि वो उस रेखा चित्र में मानव शरीर के उन अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके शरीर से भोजन खाने के बाद गुजरता है। यानी कि बच्चों को एक टास्क दे दिया अध्यापक ने, उसने मानव शरीर के एक रेखा चित्र दिया, बच्चों से कह दिया कि इस पूरे चित्र में उन शरीर के अंगों को चिन्हित करो जहां से भोजन आप खाते हो, उसके बाद वो आपके किन-किन अंगों से गुजरता हुआ, किन-किन अंगों से गुजरता हुआ उनके मतलब जिन जिन अंगों से वो खाना गुजरता है। ये प्रश्न बच्चों को दिया है रेखा चित्र दे करके। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो उस प्रश्न के माध्यम से इस अध्यापक का उद्देश्य क्या है? एक बार देखें। क्या वो ये पता लगाना चाह रहा है, पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पढ़ा हुआ पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके अपना तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। क्या वो विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना चाह रहा है और ये पता करना चाह रहा है कि किस बच्चे ने पहले से पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है? विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उन्हें श्रेणीकरण करना, और मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। और आप इस बात को अब आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच रहे होंगे। ध्यान रखो, केवल ये पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले पढ़ा है, विद्यार्थी ने पहले नहीं पढ़ा है, ये उद्देश्य छोटा है। ये उद्देश्य अध्यापक का इस गतिविधि को कराने के पीछे नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, रेखा चित्र बनाने की बात ही नहीं है, रेखा चित्र देखने के लिए दिया है, चिन्हों को चिन्हित करने के लिए दिया है, अंगों को, शरीर के अंगों को चिन्हित करने के लिए दिया है जहां से खाना गुजरता है। और पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थी की समझ को समझना, ये ठीक है, और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। श्रेणीकरण उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य, श्रेष्ठ उद्देश्य ये है कि वो बच्चों की पूर्व ज्ञान को देखना चाह रहा है कि बच्चों का इस संबंध में पूर्व ज्ञान क्या है, और उसके बाद पूर्व ज्ञान की जब वो जांच पड़ताल कर लेगा, फिर भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित, यानी कि अपने शिक्षण की योजना तदनुसार बना सकेगा कि उसे बच्चों के किन किन क्षेत्रों पे काम करना है। इसलिए वो बच्चों को वो रेखा चित्र दे करके शरीर के उन अंगों को जहां से भोजन गुजरता है इसकी पड़ताल करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, और तार्किक तौर पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको खोजना होता है। मैं ऐसे प्रश्नों पे आपकी समझ श्रेष्ठ चाहता हूं। अगला प्रश्न है आरसीईएम। आरसीईएम का आपको पता है, मैंने जब आपको ये पढ़ा रखा है, ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का जो उद्देश्य दिया, 6 उद्देश्य दिए थे। ज्ञान, ज्ञान अवबोध, ज्ञान अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 उद्देश्य दिए थे ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बीएस ब्लूम ने। और आपको पता है कि आरसीईएम ने क्या किया? आरसीईएम ने जो लास्ट के 3 को मिलाकर के एक नया उद्देश्य गढ़ दिया, सृजन, क्रिएशन, सृजनात्मकता। और प्रश्न बोला है आरसीईएम द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है कि कौन कौन सी है। ज्ञान होती है, समझना यानी कि अवबोध होते ही होता है, प्रयोग यानी कि अनुप्रयोग होते ही होता है, विश्लेषण नहीं होता है, सृजनात्मकता होती है, जो हमने इन तीनों को मिलाकर के सृजनात्मकता। तो ज्ञान, अवबोध, प्रयोग यानी कि अनुप्रयोग और सृजनात्मकता, यही 4 होते हैं। 1, 2, 3 और 1, इन तीनों को मिलाकर के बन गया 4। 4 होते हैं आरसीईएम में, मैंने पढ़ा रखा है। एक पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, चौथा नहीं है, ये नहीं होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये है विकल्प। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये नहीं होगा। चलिए, तो आरसीएम के अनुसार कौन सा नहीं है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी, ये ध्यान रखेंगे। जिनको आरसीएम का वर्गीकरण याद है उन्होंने धड़ाक से इस प्रश्न को किया होगा। अगला प्रश्न है 4H सूत्र। 4H यानी कि एच फॉर फर्स्ट, एच फॉर हेड, सेकंड हार्ट, तीसरा हैंड और चौथा हेल्थ। 3H फार्मूला जो था, उस 3H फार्मूले में एक हेल्थ को शामिल की। 4H का जो फार्मूला दिया, किसने दिया? स्किनर, सिम्पसन, ब्लूम और महात्मा गांधी। और बच्चों को पढ़ा रखा है मैंने, महात्मा गांधी ने
हेल्थ को शामिल किया और 3H को 4H किया। तो 4H फॉर्मूला जो है ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे, ये महात्मा गांधी ने दिया है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखो, उद्देश्य से जुड़े बड़े श्रेष्ठ प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसीलिए अलग अलग परीक्षा में आएंगे प्रश्न है। इन पे जब आपकी समझ सब पे अलग अलग बनेगी, फिर पूरी समझ मिलकर के आपकी पहाड़ बन जाएगी। ध्यान रखो, छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बतलाता है। बच्चे को ये, छात्र इस बात को जानता है कि वो सजीव है गाय और पत्थर निर्जीव है, यानी कि उसकी समझ है। इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है, ये ज्ञान से ज्यादा प्रकार का है, कौशल की बात नहीं है, विवृत्ति की बात नहीं है, अवबोधन यानी कि अंडरस्टैंडिंग की बात है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, यानी कि अवबोध, समझ कहते हैं, अवबोध कहते हैं। ये अवबोध है उस बच्चे का कि वो गाय को सजीव और पत्थर को निर्जीव जानता है, यानी कि इसकी समझ है। ये अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय, सोचने विचारने के बाद सही निर्णय। और जिन बच्चों को ये टैक्सोनॉमी मैंने जितने जम करके विस्तार से पढ़ा रखी है, टैक्सोनॉमी पे बच्चों की जितनी शानदार समझ बना रखी है, उनको पता है मैंने वहां उद्देश्यों की टेबल लिखाई है। सोचने समझने के बाद सही निर्णय लेना, उनकी अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, यानी कि उनकी एटीट्यूड का सूचक होता है। अवबोध का नहीं है, कौशल का नहीं है, अभिरुचि का नहीं है, सबकी मैंने क्रियाएं लिखा रखी हैं। और वहां पे मैंने बता रखा है कि सोचने समझने के बाद सही निर्णय लेना, असफलताओं से ना घबराना, दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, दृष्टिकोण सकारात्मक होना, धैर्य रखना, ये सारी क्रियाएं अभिवृत्ति एटीट्यूड से संबंधित होती है। सातवें प्रश्न का उत्तर है एटीट्यूड। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय को विवेचित, इंटरप्रिटेशन की बात है, यानी को विवेचना करना, इंटरप्रिटेशन करना यानी कि व्याख्या करना। विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंदर आता है? और बच्चों को बहुत अच्छे से तुरंत विवेचना करना, व्याख्या करना, ये तुरंत बच्चे समझ लेंगे। विवेचना, व्याख्या, विवेचना में थोड़ी सी और बात होती है, अवबोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो देखो इसमें समझ लो, विवेचना जो करना है ना, मतलब बात विवेचित का मतलब इंटरप्रेटेड की बात है, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करना, हम एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं। और ये अवबोध होता है। इंटरप्रिटेशन शब्द जो है, हालांकि विवेचना एक शब्द जो होता है ना, विवेचना का खुद का जो अर्थ होता है, लेकिन वो विवेचना के कोष्टक में अंग्रेजी में एनालिसिस लिखा रहेगा, जहां पे हम बिल्कुल विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण और अवबोध में थोड़ा सा अंतर होता है। अवबोध में समझ होती है, विश्लेषण में अंदर तक समझ होती है, उसके अलग अलग खंडों पर भी समझ होती है। तो ये इंटरप्रिटेशन शब्द जो है अंग्रेजी में, आप ध्यान रखेंगे, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसे किस तरीके से आप व्याख्यात कर रहे हो, किस तरीके से आप उसे अपने संदर्भ में ले रहे हो, ये अवबोध की श्रेणी में आएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस उपागम के मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए किसने? और ये मैंने जो संशोधन RCEM संशोधन, रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मेगर, ये मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। आपको पता है कि मनोगतिक पक्ष के लिए जो संशोधन प्रस्तुत किया, विधि प्रस्तुत की, रॉबर्ट मिलर ने की। और ये आपको, ये विशेष तौर पे जब आपको ध्यान रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। रॉबर्ट मिलर वो था जिसने मनोगतिक उद्देश्यों के लिए अपना एक वर्गीकरण दिया, और उस वर्गीकरण को मैंने पढ़ा रखा है, रॉबर्ट मिलर को अच्छे से पढ़ा रखा है, उसमें क्रियाएं दे रखी हैं काफी सारी। और लास्ट प्रश्न है, RH दवे, ध्यान को RH दवे जो है ये भी क्रियात्मक पक्ष के, मनोगतिक क्रियात्मक, मतलब साइकोमोटर की बात कर रहा हूँ, मनोक्रियात्मक, मनोक्रियात्मक साइकोमोटर। तो साइकोमोटर पक्ष के जो है मनोगत्यात्मक पक्ष के वर्गीकरण से संबंधित उद्देश्य है अनुकरण। कौन सा एक उद्देश्य ऐसा है जो RH दवे के वर्गीकरण में है? अनुकरण, जटिल प्रत्यक्षीकरण, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण, उपरोक्त सभी। और RH दवे का आपको याद है, RH दवे का वर्गीकरण ये है। RH दवे का वर्गीकरण इमिटेशन यानी कि अनुकरण, मैनिपुलेशन यानी कि कार्य करना, यानी कि निर्देशों के अनुसार कार्य करना, प्रेसिजन, प्रेसिजन का मतलब होता है जब आप परिशुद्धता की ओर जाते हो, एक शुद्धता की ओर जाते हो, ये परिशुद्धता जिसे बोलते हैं। तो इमिटेशन यानी कि अनुकरण, मैनिपुलेशन यानी कि कार्य करना, प्रेसिजन यानी कि परिशुद्धता, और आर्टिकुलेशन यानी कि समन्वय, जोड़बंदी करना है, मिलाना, समन्वय करना, और नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकरण। एक और इसके ऊपर हमने देखा हैबिट फॉर्मेशन, जो 5 होते हैं। RH दवे का ये था। इमिटेशन, अनुकरण जो है, अनुकरण इसका एक उद्देश्य है, अनुकरण इसका एक उद्देश्य है RH दवे का।
और बाकी जो है बाकी ऐसे नहीं है। क्रियात्मक पक्ष से जुड़े जो प्रमुख नाम है वर्गीकरण में, हैरो का वर्गीकरण है, सिम्पसन का वर्गीकरण है, आर एस दवे का वर्गीकरण है, और ये 1969, 69, 70, 71 और 72 इस दरमियान सारे के सारे वर्गीकरण आए। अच्छे प्रश्न है। आर एस दवे के वर्गीकरण के जब आप लिखेंगे तो ये 5 उनको लिख लेना, 5 क्रियाएं उन्होंने दी और ये हमने पढ़ रखी हैं बहुत अच्छे से। सिम्पसन के साथ हमने ये पढ़ रखी हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि जितना ज्यादा अभ्यास और जितने प्रकार के प्रश्नों पे आपका अभ्यास होगा, उतनी श्रेष्ठतम समझ आपकी बनेगी। ये श्रेष्ठतम समझ ही आपको परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा तैयार। चलिए हम लोग मुलाकात करते हैं अगले खंड में, और श्रेष्ठ प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।